तो यूपीएससी में सीधी भर्ती पर 72 घंटे में सरकार का यू टर्न। नोटिफिकेशन से रद्द तक की कहानी है क्या? इस फैसले के पीछे की सियासत की दास्तान क्या है? लैटरल एंट्री से यूपीएससी के जरिए पदों पर नियुक्ति और उस मामले पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। केंद्र में कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर फैसला वापस लेने के लिए कहा। दरअसल यह 3 दिन पहले यूपीएससी ने संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के 45 पदों के लिए लैटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन निकाला था। तभी से ही विपक्ष हमलावर था और सियासी नजरिए से पूरे देश में एक अलग से बहस छिड़ गई, क्योंकि विपक्ष ने इस विज्ञापन को संविधान, दलित और आदिवासियों के हकमारी से जोड़ दिया था। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सरकार के सहयोगी दल, खासतौर पे चिराग पासवान, इस पर खुलकर मैदान में आ गए और आखिर में यह तय हुआ 72 घंटे तक जो ये सियासी रसाकशी चली, फैसला यह लिएगा क्या केंद्र सरकार की तरफ से किसे वापस लिया जाए, क्योंकि विपक्ष यह साबित करने में जुट गया था यह मसला आरक्षण विरोधी है। अब ऐसे में कुछ ही वक्त के बाद 4 राज्यों में चौखट चुनाव पर है। चुनाव चौखट पर आ चुका है और ऐसी स्थिति में सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। सहयोगी हैं और अब थैंक यू भी कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर खबर यह है कि यूपीएससी में सीधी भर्ती में लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर सरकार ने रोक लगा दी। अब सरकार का तर्क यह है कि हमारी कोशिश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक सेवा में आरक्षण के हिमायती है, सरकार तर्क दे रही है। बीजेपी भी यही कह रही है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का आधार है। सरकार सोशल जस्टिस को लेकर प्रतिबद्ध है। तो फिर सवाल यह कि आखिरकार यह बवाल क्यों? भर्ती का विज्ञापन 17 अगस्त 2024 को निकला और विज्ञापन वापस हो गया 20 अगस्त 2024। अब इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है, वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है। सरकार का यह फैसला वाकई में मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत हैं, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे, सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के देते थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री
कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्जाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे पहले भी इस पर अपना विरोध दर्ज किया था कि जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। तो चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अश्वनी शाही जी, बीजेपी के अनुभवी और तेजतर्रार चेहरों में से एक, वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस के युवा चेहरे, साथ ही साथ रविंद्र जी तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और आलोक पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। शाही जी, वो नोटिफिकेशन तो आपने भी देखा होगा जी, तो उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपके मन में भी कुछ सवाल उठे होंगे। उनमें से एक सवाल मेरे मन में उठा जी। लैटरल एंट्री को लेकर महज 72 घंटे में सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? इसके साथ साथ ऐसा क्यों है कि इस बार की सरकार और पिछली बार की सरकार कुछ जुदा जुदा है? क्योंकि कभी यू टर्न नहीं लिया आपने, तो इसलिए 72 घंटे में आपका यू टर्न, वजह क्या है शाही जी? देखिए, कोई न्यू टर्न नहीं है। लेटरल एंट्री होती रही है, पुरानी परंपरा है। याद कीजिए बीरप्पा मोइली जी को, उनके द्वारा गठित समिति ने लेटरल एंट्री की बात की थी। माननीय मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री की ही देन है। सुपर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से भी ऊपर बनाया गया लेटरल एंट्री की देन थी। यानी कांग्रेस को फॉलो कर रहे थे आप? नहीं, अब इसमें पूरा बात उन्हें फॉलो कर रहे थे क्या? अगर उनकी देन थी और उसको मान लीजिए फॉलो कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, तो विरोध करने का क्या मतलब था? तो झुकी क्यों सरकार? कहां सरकार झुकी है? 71 दिन में सरकार ने 4 फैसलों पर पुनर्विचार किया। ये आपने कभी सुना होगा कि शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद शिकार करता है। मतलब तो हमारी स्ट्रेटजी भी तो कोई हो सकती है। ये तो आप लोगों के लिए है कि आप लोग खुश हो जाइए, राहुल गांधी जी खुश हो जाए, वरुण भाई हमारे खुश हो जाए, रविंदर भाई खुश हो रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए आपने फैसला वापस लिया? अब राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, अब पता नहीं राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, इसको मुझे नहीं पता है। मगर जो सवाल पूछेगा वो विपक्ष होगा क्या? नहीं, खुश, देखिए खुश तो बरसाती मेढक होते हैं पहली बरसात के, जब
4 बूंदे पड़ जाती हैं तो वो निकल कर टर करने लगते हैं, उसके बाद फिर धूप आती है। शाही जी, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, कभी बिल वापस हो रहे हैं, कभी आदेश वापस हो रहे हैं, और अब नौकरियों के नोटिफिकेशन भी वापस हो रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आरक्षण दिया जाए, सामाजिक न्याय का ख्याल रखा जाए? तो पहले ये ध्यान नहीं था आपको? एकदम हो सकता है उस डिपार्टमेंट को ध्यान ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा सामाजिक न्याय का की रक्षा करेंगे हम विरोधियों को, जो उन्हीं की चीजें हैं, और आज उसी पर वो बवाल मचा रहे हैं। कभी इतने मजबूर तो नहीं दिखाई दिया आप? मजबूर आज क्यों दिखाए? हम मजबूर कभी न थे, न है, न रहेंगे। हम अपनी फर्ज, देखिए, अगर कोई आभासी काम करे कि हमने ये कह दिया तो हो गया, आज इतने खुश हैं लोग, सब खुश है, रे मैंने बवाल मचा दिया। वीरप्पा मोइली साहब को भूल गए, अपनी चीजें भूल गए, काम अपने करते थे, आज उसी का विरोध। 3 तलाक को लेकर आपने फैसला लिया, अपने स्टैंड पर अड़िग रहे, ठीक? तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं सर। 370 को लेकर आपने फैसला लिया, आप अड़िग रहे जी, आप अपने स्टैंड पर रहे, चाहे कितना भी विरोध हुआ। इसके साथ साथ आपने 3 कृषि कानून को लेकर सड़कों पर किसान उतर आए, लेकिन आप अपने फैसले पर अड़िग रहे जी। लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया कि आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। अब तिलक जी, ये आपके मन की सोच हो सकती है, मैंने कहा ना कि थोड़ी देर के लिए, अभी देखिए हमारे दोनों इंडिया अलायंस के मित्र किस तरीके से हंस रहे थे, थोड़ी देर के लिए खुशी हो सकती है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में हम सामाजिक न्याय को गड़बड़ नहीं होने देंगे, उसके हम पुरोधा हैं। मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे, लेकिन तीनों उदाहरण में कभी भी आपने स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की, लेकिन अब आप कह रहे हैं आप स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। आप सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको जी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव थे, समाजवादी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी दल थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब तक हम आरक्षण लागू नहीं करेंगे तब तक चुनाव नहीं होने देंगे। आरक्षण विरोधी समाजवादी पार्टी कहती रही कि चुनाव करा लीजिए आप। न्यायालय में मामला गया और जब तक आरक्षण लागू नहीं हुआ तब तक हम लोगों ने चुनाव नहीं कराया। समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी थी, कह रही थी करा लीजिए। वही यहां पर अगर डिपार्टमेंट ने निकाला, माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में आया और उन्होंने इस चीज को रोका और आगे अब बढ़ा है, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें जो किया है कि कांग्रेस के दिमाग की उपज, और आज कांग्रेस जो विरोध कर रही है, कांग्रेस खुद ही जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है कि हमारे ये चीज, वीरप्पा मोइली हमारे नेता, हमारी समिति, हमने किया, नंदन नीलेकणी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या सुपर प्राइम मिनिस्टर हो, सबको वहां पर ले आया। आरक्षण हम लोगों ने नहीं देखा, और आज भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण की बात कर रही है और हम उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं ऐसे कर दो, ये पहले यूपीएससी के माध्यम से होता था कि नहीं सर? मैं पूछ रहा हूं आरक्षण का समर्थक कौन हुआ? शायद मैं आपसे पूछ रहा हूं, यूपीएससी के माध्यम से होता था कि नहीं? मनमोहन सिंह जी यूपीएससी के माध्यम से आए थे, नंदन नीलेकणी जी आए थे क्या यूपीएससी के माध्यम से आए थे? बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले यूपीएससी के माध्यम से नहीं होता था? अब आप नंदन नीलेकणी जी यूपीएससी पास करके आए थे या मनमोहन सिंह? यानी आप ये मान रहे हैं ना कि आरक्षण को खत्म करने वाला कदम था? एकदम विरोधी दल आरक्षण को कोई महत्व नहीं देते हैं। नहीं, आप तो महत्व दे रहे हैं, यानी आप मान रहे थे ना कि कहीं ना कहीं इससे आरक्षण खत्म हो रहा था। एकदम आरक्षण की हम पुरोधा है, आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, यानी आप मान रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी मामला था। नहीं, विरोधी मतलब आरक्षण उसमें नहीं था, हम सबको सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं। सामाजिक वरुण मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, और अब उनके सहयोगी कह रहे हैं थैंक यू। सरकार कदम पीछे खींचे तो आपको लगता है कि भैया ये सरकार जो है मजबूर सरकार है, और सरकार ना करे तो आप इसे कहते हैं कि भैया ये आरक्षण विरोधी सरकार है। तो अब देखिए सरकार ने अगर ये फैसला लिया, थैंक यू तो बोले शाही जी को कि नहीं? देखिए, मुझे शाही जी से पूरी हमदर्दी है और मेरी संवेदनाएं भी शाही जी के साथ है। शाही जी झूठ इतना शानदार बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक शेर याद आ गया, जब अभी शाही जी निकाय चुनाव पर झूठ बोल रहे थे तो मुझे एक शेर याद आया कि मेरा जमीर मेरा परवरदिगार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और कोई काम उसे आए ना आए मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है।
शाहिद जी ने क्या झूठ बोला शाहिद जी ने? 2017 के स्थानीय निकाय चुनाव पर शाहिद जी ने एक बहुत शानदार झूठ बोला कि सरकार ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराऊंगा। सत्यता यह है कि कोर्ट ने कहा कि जब तक आरक्षण का अनुपालन न हो जाए तब तक चुनाव नहीं कराए जाए। मैं उस चुनाव में सुनिए शाहिद जी, मैं उस चुनाव में कैंडिडेट था, मैं चुनाव लड़ा हूं कांग्रेस पार्टी से सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद का, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मुझे मालूम है, मैंने उस चुनाव की तैयारी करी थी, एक एक घटनाएं मेरी आंखों के सामने है। मैं कहिए तो आपको कल किसी फ्री डिबेट में मुलाकात होगी तो मैं बता दूंगा। अब दूसरी बात, लेटरल एंट्री की जिस तरह से बात की शाहिद जी ने, आपको सियासी हथियार मिल गया कुल मिलाकर? एक दो नाम गिनाए शाहिद जी ने एक दो नाम गिनाए कि उनकी लेटरल एंट्री हो गई, मनमोहन सिंह जी की हो गई, नंदन नीलकणी जी की बात करी इन्होंने। लेकिन बल्क में नियुक्ति खोल देना, आप 100 लोगों की नियुक्ति कर देंगे लेटरल एंट्री के बहाने से। सरकार ने पिछले कुछ किया है, आप उसके बहाने से 50 लोगों को एंट्री दे देंगे। और वो कौन एंट्री लोग होंगे? वो लोग कौन होंगे? वो जो आपके पथ संचलन में सहयोगी होते हैं, वो जो आपकी यात्राएं निकालते हैं, वो जो बजरंग दल से आते हैं, वो जो आरएसएस से आते हैं। आप कल्पना करिए, आप देश को देने क्या चाह रहे थे? आप अपनों को एडजस्ट नहीं करते थे? आप देश को वरुण जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनों को एडजस्ट नहीं करते थे? देखिए, एडजस्टमेंट की बात दूसरी है, संयुक्त सचिव के पद पर आए वो। बल्क में कभी भी तिलक भाई बताइए ना, एक साथ किसी भी सरकार ने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक साथ आप 45 लोगों की नियुक्ति करने जा रहे थे। सर, आप SC ST आरक्षण के हिमायती है ना? आप हिमायती है ना आरक्षण के? नहीं, 24 में जातीय जनगणना, SC ST आरक्षण, आप पैरोकार हैं। हाँ बिल्कुल। 7 अगस्त 2013 को एक नोटिफिकेशन आता है जी, 368 पदों के लिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए भर्ती होनी थी जी, सरकारी नौकरी थी जी। उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं थी। तब तो आपने हंगामा नहीं काटा। नहीं, विपक्ष को राहुल गांधी ने हमारी गलती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब विषय से विषयांतर होना एक बात नहीं है। नहीं, अच्छा, ये विषय से विषयांतर हो रहा हूं मैं। बिल्कुल हो रहे हैं आप विषयांतर। अभी तो आप आरक्षण की बात कर रहे थे, जात पर, पात पर, इंदिरा जी की बात पर, इंदिरा जी की हाथ पर, आज कह रहे हो जातिगत जनगणना। आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हो कि मैं विषय से विषयांतर। आंकड़े पर बात करिए, जब सही बात होने लगे तो चर्चा को विषयांतर न करिए। चर्चा बहुत बढ़िया हो रही, बहुत अच्छा मुद्दा है ये। इस पर विषयांतर क्या है मुझे तो बताइए ना। आपने अगर नोटिफिकेशन निकाला उसमें आरक्षण नहीं था और फिर मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो विषयांतर हो रहे हो। लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं तिलक भाई। मैं कहता हूँ 2013 की आप करे तो वो रासलीला, अगर ये करे तो करेक्टेड ढीला। 71 की बात करूँ, नहीं, देखिए बात समझिए। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2013 में क्या परिस्थितियां थी, 2024 में क्या परिस्थितियां, मैं नहीं जानता। ठीक, शायद ही जल्दी से जवाब दीजिए रविंद्र जी और आलोक जी, आप लोगों को होने दीजिए। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अपने ऊपर पड़ी, आपने अधिक कह दिया, आप करें तो रासलीला, तो हम लोग रासलीला नहीं कर रहे हैं और न करेक्टर लीला है। हम लोग आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रवर्तक हैं। हम लोग किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं। कितने हिमायती है? अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने जो समझा दिया की भर्ती में आपने समझा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और समाजवादी पार्टी चिल्लाती रही। हम लोगों ने स्थानीय निकाय का चुनाव आरक्षण लागू करवा कर कराया और लागू कराया, फिर हम नियुक्ति करेंगे जिसमें सामाजिक न्याय की बात नियमों का पालन किया जाए। गलत बात आरक्षण के नियमों का पालन किया और रविंद्र जी रहेंगे। एक मिनट शाही जी, वरुण जी, एक मिनट। रविंद्र जी, आपकी तंद्रा टूटी है। अखिलेश यादव जी कह रहे पीडीए की जीत है, ये पीडीए की जीत है। लेकिन अगर मैं मान लूं राजनीतिक लिहाज से ही विधानसभा चुनाव कई राज्यों में चौखट पर है, ठीक, तो ये तो मुद्दा छीन लिया सरकार ने आपके हाथ से। पकी पकाया मुद्दा था, नहीं रविंद्र जी? हाँ, ठीक बात है। इस पे एक आ जाएगा मेरी बातों में। सर्वप्रथम तो जो मोदी जी ने निर्णय लिया उसका स्वागत है। इससे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत हुई है, पीडीए की एकता की जीत हुई है
सामाजिक न्याय की जीत हुई। गुरु गोलवरकर, श्री मोहन भागवत, श्री मनमोहन वैद और भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी विचारधारा की काफी हार हुई है। जब आपने प्रश्न पूछा उसका बता देते हैं। फैसला तो मोदी सरकार ने ही लिया। मोदी जी के इस यू टर्न पर अभी भी विश्वास नहीं है, जिसका एक अभी शाहिद जी ने भी बता दिया कि अभी क्या क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का यू टर्न नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार लिया है। किसानों के बिल के समय भी लिया था, माफी भी मांगा था, एमएसपी भी देने का वादा किया था, आज तक नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी जी के इस यू टर्न पे हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है और कभी भी नहीं करेंगे। अभी हमारी लड़ाई बाकी है। हम संविदा से नौकरियों को हटवाएंगे, आउटसोर्सिंग से नौकरियों को हटवाने के लिए अभियान चलाएंगे, विश्वविद्यालयों में आरएसएस की भर्ती से अभियान चलाने के लिए जो इन लोगों ने किया है उसके लिए अभियान चलाएंगे। निजी जो शिक्षण संस्थान हैं और निजी जो क्षेत्र हैं नौकरियों के, उसमें भी हम आरक्षण को लागू करवाने का अभियान चलाएंगे और देखते हैं मोदी जी कहां तक हम लोगों का साथ देते हैं और कितने बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। तो आपकी सरकार में जब एक जात और एक वर्ग को नौकरी मिलती थी, उसके लिए कौन सा अभियान चलाया आपने? उसका आंकड़ा आना चाहिए। ऐसा एक आंकड़ा बोला था मुख्यमंत्री जी ने 46 में 56। तो वो तो आंकड़ा का आंकड़ा धरा रह गया। तो ऐसे आंकड़े जो कहते हैं उनको लेके आना चाहिए कि कितने एक जात के लोगों को हमने नौकरी दिया। तो आपके राज्य में होती नहीं थी क्या? आपके राज्य में तो पार्किंग के ठेके भी अपनों को मिलते थे सर। हाँ, ऐसे में जितने भी पॉलिटिकल क्षेत्रों में है, हम अपने लोगों को समाहित करेंगे। हाँ, तो आप समाहित करेंगे, अगर वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है फिर। वो पॉलिटिकल क्षेत्र नहीं है तिलक भाई, जो क्लियर कट क्षेत्र हैं जो संविधान ने हमारे दिया है कि पॉलिटिकल क्षेत्र, जैसे एक मंत्री है उसका एक पीए होता है जो सरकार की तरफ से आता है और ओएसडी और पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी रख सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं सर, ये तो चुनाव चौखट पर इन्होंने फैसला ले लिया, मुद्दा तो निकल गया ना आपके हाथ से। मुद्दा अभी तो हमारे पास बहुत सारा है। अभी इनसे कहेंगे कि उसी जो हाथ से हमारे मुद्दा शाही जी कह रहे देखिए हम तो सामाजिक न्याय की बात करें, तभी तो हमने फैसला वापस लिया। शाही जी ने तो उसमें ईफेन बट भी लगा दिया वो किसानों के बिल जैसा। ये अभी देखिए हम क्या करते हैं। इन पे विश्वास नहीं है। क्या वाकई में ये मुद्दा जो है मास्टर स्ट्रोक है या फिर कहानी कुछ और है, जैसे वरुण जी और रविंद्र जी कह रहे हैं, मजबूर सरकार मजबूत सरकार नहीं? आलोक जी। नहीं, अब देखिए सरकार से गलती तो हो गई। अगर सरकार को आरक्षण देना था तो आरक्षण की प्रक्रिया के साथ इसे नोटिफिकेशन होना चाहिए था। अब ये अंदर की बात है कि सरकार ने पहले बताया यूपीएससी से कि भाई निकालो और रिजर्वेशन न दो, या यूपीएससी ने स्वयं निकाला और बाद में कोर्स करेक्शन किया। अब भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही कि हमने कोर्स करेक्शन किया है, लेकिन अब यूपीएससी कोई भी रिक्रूटमेंट निकालने के पहले सरकार से ये पूछती है कि कितनी वैकेंसी है। लेकिन आरक्षण वाले मैटर में मुझे नहीं जानकारी है, आप बताइएगा कि क्या आरक्षण के लिए भी सरकार से पूछती है यूपीएससी इस तरह के मैटर में? ये मेरी जानकारी में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद निकलते हैं वैसे नॉर्मली यूपीएससी के, उसमें तो फिक्स है, लेकिन जो वैकेंसी के माध्यम से है इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अब 2 सीटें निकले, 10 सीटें निकले या 47 सीटें निकले, 2 लोगों का मर्डर करो और 47 लोगों का मर्डर करो, तो क्या मतलब 3 गुटों में और क्या इनका आ जाएगा? मर्डर तो मर्डर ही है ना, कत्ल है संविधान का। नहीं, ये फैसला वापस लिया है। ये जो क्रेडिट ले रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, सत्य में जयते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए की जीत है, और जो सहयोगी है वो अलग प्रेशर उनका। तो ये विपक्ष के दबाव में लिया फैसला है या फिर जो अपने सहयोगी हैं उनको संतुष्ट करने के लिए भैया ठीक है आपने विरोध जताया, फैसला वापस? मुझे 4 जून की याद आ गई। 4 जून के दिन सब खुश थे, बीजेपी तो खुश थी, उनकी सरकार बन गई है, विपक्ष इसलिए खुश थे उसकी सीटें बढ़ गई। तो बस ये फैसले मुझे लगता है सब खुश है। लेकिन ये जो निर्णय है, मैं मानता हूँ बीजेपी के 272 न होने की वजह से शायद ये जो स्पीच है वो तेज हुई है लेने की। अगर बीजेपी के पास 272 होते हैं तो शायद वो निर्णय 72 घंटे में नहीं बदलता। रविंद्र जी इत्तेफाक रखते हैं आलोक जी की बात से, जो बात आलोक जी कह रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है इनके एक अकेला सब पर भारी थे।
तो भारतीय लोकतांत्रिक जनता ने क्या कर दिया, एक अकेला पर सबको भारी कर दिया। तो एक अकेला पे चूंकि अब सब लेकिन लोग भारी आलोक जी हो बता रहे गए। हैं आप क्रेडिट ले सकते हैं, वो बात ठीक है राजनीति में, मगर दबाव सहयोगियों का था असल में। चलिए, सहयोगियों का दबाव था, सामाजिक न्याय चाहिए, बाबा साहब का अम्बेडकर का अभियान चाहिए जो संविधान में उन्होंने अधिकार दिया है, तो वो बहाना बनाने के लिए साथियों को कर ले, किसी को कर ले, लेकिन आएगा वो बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान से, तो उस संविधान को आलोक जी, मानना पड़ेगा। आलोक जी, हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, और मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी करीब वहां पर 75% के आसपास है। और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर की कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये SC ST को आरक्षण देना नहीं चाह रहे, तो क्या ये नैरेटिव और मजबूत ना हो, सरकार ने इसलिए कदम पीछे खींच लिया? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय थोड़ा रक्षात्मक मूड में है 272 न होने की वजह से। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर कोई निर्णय आ रहा है, UPSC के माध्यम से आया, सरकार का डायरेक्ट इसमें कोई दखल नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, तो उस निर्णय को अगर भारतीय जनता पार्टी बदलती है तो नैरेटिव दोनों बनाएंगे, पक्ष भी विपक्ष भी। अब देखना ये है कि किसके पास स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकती है कि जनता को वो बात बताए कि देखिए हम आपके आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, या विपक्ष की बात हो सकती है कि कहे कि देखिए मैं आरक्षण की रक्षा कर रहा हूँ, बिटिया है, शताब और पति दोनों कह रहे हैं हमारी वजह से रक्षा हो रही है। तो देखना ये है कि पिता भी बता पाता है कि हम बिटिया की रक्षा कर रहे हैं, या पति कहता है कि बिटिया की रक्षा कर रहे हैं, यह एक एग्जाम्पल बताया है, इसे शब्दों न लिया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये मुद्दा है UPSC के रिजल्ट के माध्यम से जो सचिव के हायर पोस्टों के लिए दोनों कहेंगे हमारी वजह से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहेगी हमारी वजह से, विपक्ष कहेगा हमारी वजह से। आप देख रहे हैं कि जनता क्या मानती है। वरुण जी, इत्तेफाक रखते हैं बात आलोक जी करें, जल्दी से फिर शाही जी के पास आओ। आपने बात कही नैरेटिव सेट करने की कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, ये नैरेटिव सेट हो चुका है, देश ने देख लिया है इनको। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, या फिर किसान आंदोलन की बात हो, या फिर किसी भी तरह के आरक्षण की बात हो, जहां पर भी आरक्षण का नाम आता है वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम आरक्षण को खींचने में रखता है, ना कि उसको बढ़ाने में या सामाजिक न्याय देने में। ये VP सिंह याद है आपको? पार्टी के खिलाफ अब फिर आप वही बात, आजादी याद है आपको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप आरक्षण की बात करो, मैं पूछ रहा हूँ मंडल कमंडल की सियासत आप भूल जाते हो। जैसे मैं VP सिंह की बात की आप भड़क गए। आप मुझे बोलने, अच्छा ठीक है, VP सिंह का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ओके। मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। आप आरक्षण की बात कर रहे थे इसलिए VP सिंह याद आ गया मुझे, मैं इसलिए नाम ले लिया, ठीक है। VP के बारे में नहीं नहीं, आलोक जी छोड़ दीजिए, मत लीजिए VP सिंह का नाम, वरुण जी हमसे क्यों पूछेंगे? VP सिंह कांग्रेस के थे क्या? कांग्रेस में रहे VP सिंह, जब रहे तब रहे, कांग्रेस के नहीं थे, छोड़कर भाग गए थे। साई जी से पूछे, उनको उनके समर्थन। तो मंडल की सियासत भूल गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात मैं बहुत छोटा था, या संभवतः जिस समय की आप बात कर रहे हैं नहीं, आप तो नेहरू की जीवनी सुना देंगे सर, अभी तब तो आप थे भी। मैं बात करूंगा तो आप अपनी बात रखिए, चले जाते हैं ना, मुझे बात करने नहीं देते आप। जैसे मैं सर आपने आरक्षण का जिक्र किया तो मेरे को VP सिंह याद आ गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि मैं उस पर सामाजिक न्याय और आरक्षण पर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं मैं आरक्षण का नाम लगूं, तो ये कैसे संभव है? तो सर आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो मैं मंडल और कमंडल की सियासत में VP सिंह का नाम ना लूं, कैसे संभव हो सकता है? जिसका विरोध आपने खुलकर किया। मेरी बात आप ही का नारा था जात पर नापात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहन लगे की हाथ पर, ये मेरा नारा तो नहीं था सर। सुन यही कमी आप थोड़ी देर सुन लिया करिए। बोलिए, चलता कम से कम वही बात तो पूरी होनी थी। नहीं बोलिए सर, आप ये कह रहे हैं कि पुरानी बातें मत उखाड़िए। मंडल कुछ भी कहेंगे मैं सब सुनूंगा जी। देखिए, मैं बात कह रहा था, आप नैरेटिव सेट करने की बात करी आलोक पांडे जी ने, मैं इत्तेफाक रखता हूं और सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट हो चुका। अब ये करने से देखिए आपकी नीयत तो देश के लोगों को पता चल गई ना। अगर आपकी नीयत अच्छी होती, आप सामाजिक न्याय के पक्षधर होते, तो यह लेटरल एंट्री वो भी इतनी बल्क में आती ही नहीं। आप 1-2 एंट्री करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अपने सहयोगियों को सरकार देती है समय समय पर अपने साथ, कोई बुराई नहीं है। अगर किसी मामले का कोई विशेषज्ञ है और वो सरकार में शामिल होने लायक है, तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन अगर आप बल्क में नियुक्ति निकाल देंगे कि भाई RSS का जो
सरसंघ चालक होगा, जो प्रांत संयोजक होगा, जो विभाग संयोजक होगा, जो लाठी लेके आपके साथ पदयात्रा निकालता होगा, उसको आप बल्क में भर्ती करेंगे तो ये नहीं चलेगा। देश हित में संभव है, लेकिन इस तरह के गिरोह की भर्ती संभव नहीं है। आप किसी गिरोह को शामिल कराएंगे और पूरी बल्क में, तो ये संभव नहीं। देश ने आपको जल्दी से अपनी बात दिया है, आपको समझ लिया। वरुण जी ने जब ये बात कही बहुत मात्रा में रिजर्व वाली बात, इतना की एक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक रिकमेंडेशन जो है वो ओपन है, ओपन सीक्रेट है कि भाई ये लोग कैसे बड़े ईमानदार है और बेहतरीन काम करेंगे। आपको पता है इंदिरा गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे ऑनेस्ट नहीं मैं उस मीटिंग में नहीं था, आप रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने क्या कहा। मैं उस मीटिंग में नहीं था, आप रहे होंगे उस मीटिंग में, आपको जानकारी होगी, आप मीटिंग का आप रहे होंगे, जो है आपको पता होगा। मैं तो उस मीटिंग में नहीं था जब इंदिरा गांधी जी ने मीटिंग बुलाई थी, इंदिरा जी ने कहा आप रहे होंगे। ये कोई छुपा हुआ व्यक्ति नहीं है। मैं मीटिंग में नहीं था, मैं कह तो रहा हूँ आप रहे होंगे तो आपको जानकारी है। आपको नहीं पता तो हम मुश्किल कुछ नहीं कर सकते। आप रहे होंगे ना, तो मैं ये कह रहा हो सकता है आप उस मीटिंग में रहे हो। नहीं, शाही जी रहेंगे, 1 मिनट। शाही जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसके तरह एक और सियासत है। फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। बड़ा हैरान करने वाला वाकया यह आ जाता है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक की सरकार, और जब मोदी पार्ट 3 का जिक्र किया जाता है, तो 71 दिन में, जो इस बार की सरकार है आपकी, जरा ध्यान से सुनिएगा, 71 दिन में यह चौथा ऐसा फैसला है जिस पर आप पुनर्विचार कर रहे हैं। मैं आंकड़े के साथ आपको बताना चाहूंगा, और इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। जिन 4 फैसलों को आपने पुनर्विचार किया या यूटर्न लिया, 6 अगस्त से यह मामला शुरू होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस संशोधन प्रस्ताव को पेश किया गया था, उस पर सरकार ने पुनर्विचार किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आपने जेपीसी पर भेज दिया। इसके बाद 12 अगस्त की बात करें तो ब्रॉडकास्ट बिल 2024 ड्राफ्ट वापस ले लिया। 20 अगस्त ये 45 पदों पर लेटरल एंट्री का मामला, आपने भर्ती पर रोक लगा दी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ, और आपने 71 दिन के भीतर, मतलब मोदी सरकार ने 4 फैसले वापस ले लिए, पुनर्विचार। बड़ा आश्चर्यजनक चीज हुआ, ये नहीं होना चाहिए, सच्चाई है। मगर आपने पॉइंटेड पूछा है, पॉइंटेड जवाब ले लीजिए। ड्राफ्ट वापस ले लिया ब्रॉडकास्ट बिल का, हो सकता है ड्राफ्ट में कुछ कमी रही हो, ओके, ड्राफ्ट फिर से वापस आएगा। ठीक। वक्फ बोर्ड पर विरोध का बहुत, जेपीसी की हर चीज पर मांग होती है, हमने कहा जेपीसी में भेज कर ले आते हैं, फिर इन लोगों का विरोध तो कम से कम इन लोगों को पिछले 10 साल में आप आज तक आपने जेपीसी के पास कितनी बार बिल भेजा? अरे बहुत सी बिल गई है। आप खाली एक उदाहरण दे दीजिए। आपको पता नहीं है? मुझे नहीं पता। अभी सुनिए, अभी लास्ट में पिछला जब सदन चल रहा था, उसमें 2 बिल जेपीसी को गए थे। आपको सब चीज पता है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, विरोध तो 3 तलाक को लेकर भी था। तीसरी 370 पर भी था। तीसरी सुनिए भाई, सवाल 370 पर वो हमारे एजेंडे में था, हमने उसको करना था, हमने किया। इसलिए आपने किसी की नहीं सुनी। हमको ये भी करना है, लेकिन हम करेंगे। अभी आप क्यों, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप ये विरोधी दलों की तरह मीडिया भी हड़बड़ाहट में रहती है, विरोधी दल तो रहते ही हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक लाइन का जवाब सुन लीजिए। आप स्टूडियो में हैं, मैं थोड़ा सा बाहर हूं, तो थोड़ा जवाब सुन लीजिए। शाही जी, दिन में आप 10 डिबेट करते हैं और बीजेपी के काबिल प्रवक्ता हैं, इतना तो हमें भी मालूम है सर। मैंने क्या कहा सुन लीजिए, थोड़ा सा जवाब तो आने दीजिए मेरा। बोलिए सर। 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग किसने बनाया था? अध्यक्ष कौन था? भाजपा का तो कोई नहीं था। मैंने बीरप्पा मोइली जी का नाम लिया। उसके पहले एक प्रशासनिक सुधार आयोग और था, जिसके उसमें 71 में मनमोहन सिंह जी की नियुक्ति होती है। उसके बाद रघुराम राजन जी की नियुक्ति ये करते, मनमोहन सिंह जी करते हैं। ये कोई आईएएस नहीं थे। ये कौन था? ये कांग्रेस के दरबारी थे, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण मिश्रा ने कहा
कि ये आरएसएस वालों को भरेंगे और इनको भरेंगे और उनको भरेंगे, और रविंद्र सिंह जी ने कहा कि हम राजनीतिक चीजें करते रहेंगे, ये करें तो ठीक और हम किसी को करें तो गलत, कभी नहीं, कतई नहीं। और सुनते रहिए, 2024 जुलाई में अभी सदन चल रहा था, इस सदन में बताया गया 63 लेटरल भर्तियां हुई हैं। तब कहां इन लोगों के मुंह में क्या दही जमी थी? 57 अभी भी काम कर रहे हैं। हमने अभी इसमें जब देखा कि विभाग ने, अगर हमारे सहमति से निकल गया होता तो हमको चिट्ठी जारी नहीं करनी पड़ती कि भाई आप विज्ञापन रोक दीजिए। वो विभाग का काम है, विभाग अपना निकालता रहता है, क्योंकि इस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश थी। हमको ये लगा कि नहीं, यहां पर सामाजिक न्याय का खेल ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है गड़बड़? विभाग के लोग जिन्होंने निकाला था। अच्छा, आप ये मनमोहन सिंह और नेहरू जी का जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह का जिक्र क्यों ना करें? नेहरू जी का उनके जमाने से होता आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। और आज क्या हो रहा है सर? आज वही तो, विभाग को हमने चिट्ठी लिखकर अगर मना किया है, इसका मतलब कि विभाग ने वो अपने उस जो उसका सिस्टम होता उसमें निकाल दिया। आपने बताया नहीं ये संज्ञान में आया तो हमने उसको मना किया। शाहिद जी, आपने बताया 71 दिनों में ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि सरकार ने अपने कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी ये कि सामाजिक न्याय का ध्यान उस विज्ञापन में नहीं रखा था विभाग ने। लेकिन 4 फैसले 71 दिन में। 4 फैसले कहां? तो कोई रद्द कर दिया गया क्या? कोई एक बताइए रद्द किया गया? रद्द किया बताइए ना भाई। अच्छा नहीं, अच्छा क्या और रद्द किया बताइए, आप बताइए। हमारे तो ये फैसला पुनर्विचार, अगर अग्निवीर योजना को लेकर अब विरोध हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग राय, तो ये तो आपके सहयोगी अपने राय रख रहे हैं ना सर? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ अगर सहयोगियों को बोलने की आजादी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो 10 साल पहले नहीं, मैं सिर्फ कुछ वक्त पहले की बात कर रहा हूं। आपने कहा हमारे सहयोगी अगर कहते हैं तो हम सुनते हैं। एक मिनट शाहिद जी, एक मिनट। अकाली दल का विरोध, एक मिनट सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूं। अभी तो आप कह रहे थे ना, 1 मिनट रुकिए ना सर। ये जो जब 3 कृषि कानून लेकर आए, अकाली दल ने खुलकर विरोध किया और उनको जो है समर्थन वापस ले लिया, तब आपने नहीं सुनी उनकी? क्यों बाहर गए ना? हाँ, तो क्यों उस वक्त नहीं सुनी आपने ना? अरे भाई, तो सरकार क्या, हम मीडिया से पूछ के सरकार के अभी तो आप कह रहे थे आप सहयोगियों की सुनते हो। नहीं, सहयोगी क्यों नहीं सुनेंगे? तो सर आप क्यों पहले क्यों नहीं सुना? आपने अकाली दल को क्यों जाने दिया आपने? पहले भी सुन रहे थे, अभी भी। जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है आएगा। सर, जिनको आप तो आप ये बात नहीं बोल रहे कि अगर एलजेपी को जाना है, चिराग पासवान को जाना है तो जाइए, अब तो नहीं बोल रहे आप। मीडिया सरकार नहीं चलाएगी। शाहिद जी, ये कब हुआ? कहां कब हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि आपने वो फैसले गलत ले लिए, वापस ले लिए। सर, फैसले गलत नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ पुनर्विचार क्यों करना पड़ा? पहले नहीं किया आपने। ओके वरुण जी, पहले आप, फिर रविंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। तो बताइए वरुण जी। वो कह रहे पुनर्विचार और विरोध अलग अलग बात है। पुनर्विचार इन्होंने बहुत सारी चीजों पर नहीं की। राफेल पर हम मांग करते रहे कि जेपीसी बना दीजिए, इन्होंने बनाया नहीं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात करी कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, इन्होंने जेपीसी का गठन तक नहीं किया। बिल भेजने की बात जाने दीजिए। तो आप जब मान रहे हो कि सहयोगियों के दबाव में सरकार ने फैसला लिया, निश्चित रूप से 100% सहयोगियों से दबी हुई सरकार है ये, और विपक्ष से दबी हुई सरकार। शाहिद जी कह रहे हैं हम सहयोगियों की सुनते हैं। ये सहयोगियों से दबी हुई सरकार है, विपक्ष से भयग्रस्त सरकार है। अच्छा, इनको पता है कि विपक्ष का इस मामला इस समय विपक्ष नहीं रह गया। हाँ, वो मुस्कुराएंगे, उनको पता है कि हमें पता है इनकी लफ्ज पर हम रख रहे हैं, हमें पता है। 71 दिनों में 4 बिल लौटना, जैसा कि आपने बताया, सारे बिल में वापस घुस जा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि एक बिल देश के सामने ले आए और उसको सही सलामत पास करके ले जाए, क्योंकि अब सामाजिक न्याय की बात करने वाला पीडीए विपक्ष में है, अब इंडिया गठबंधन विपक्ष में है। अब कोई भी बिल किसी तरह से जबरदस्ती नहीं ले जा सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने देश के किसानों को, सहयोगियों का नारा भी हथियार है। अब तो देश के किसानों को 1000 दिन इन्होंने बाहर कर दिया, 1000 से ज्यादा किसान लड़ गए, और तब इन्होंने किसान बिल वापस लिया,
जो सरकार 1 साल से ज्यादा आंदोलन देख सकती है, वो सरकार 71 दिनों में 4-4 बिल वापस ले रही है। आपको क्या समझ में आता है? पूरा देश समझ नहीं शाही जी समझा दीजिए क्या समझ में आ रहा है? इस बात को समझ रहा है, शाही जी समझा रहे हैं, समझ लीजिए, समझिए जल्दी से शाही जी। रविंद्र जी को नहीं है, साहब नहीं, नैतिक बल मर चुका है, सब पता है कि बैसाखियों के सहारे जीवित है किसी तरह। एक तरह के प्राणी होते हैं, एक नाराज हुआ उसमें से, एक प्राणी होते हैं, नाराज हो गया या नाराज हो गए, हो जाएगा। सर छुपाने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगी। और यही कारण है, अपना आगे का भविष्य भी पता है इन लोगों को, इसलिए चाहते हैं किसी कीमत पर सरकार नहीं गिरनी चाहिए। जो भी फैसला लेना होगा ये करेंगे, लेकिन सरकार नहीं गिरने देंगे। मैं जानता हूँ इस बात को और अच्छी तरह से सुन लीजिए, सुनिए, आपको जवाब देता हूँ। तो एक कहावत कही जाती है कि सूप हंसे तो हंसे, छलनियों भी हंसे, जिसमें 72 छेद। 1984 के बाद 2004 तक बैसाखियों पर और सहयोगी दलों पर निर्भर रहने वाली सरकार, हमको वो दिन भी याद है जब आप लोगों ने परमाणु संशोधन किया था और समाजवादी पार्टी की वो ले रहे थे, जिसे ये लोग अमर सिंह वाला वो भी दिन याद है कि अमर सिंह किस तरीके से लेकर गए थे। आपने तो बैसाखी की सरकार याद है कि कांग्रेस ने आज तक अपने बदौलत 40 सीट नहीं लिया है 84 के बाद। परमाणु करार पर अगर कांग्रेस की स्थिति तो ये है, कांग्रेस की तो स्थिति एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, समय जो है चौथा हुआ था सबका सूख कर, मानिए अमर सिंह का, उन्होंने आपकी सरकार को बचा दिया, नहीं तो अल्पमत की सरकार आपकी चल नहीं पाती। और अल्पमत की सरकार की परमाणु करार का अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। रविंद्र जी, जैसे कि हमने कहा कि 71 दिनों में 4 फैसलों पर पुनर्विचार, तो ये सहयोगियों का दबाव है ना? सहयोगियों के दबाव के रूप में भी देख सकते हैं। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में इतने संवैधानिक अपराध किए हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं सत्ता से बाहर हुआ तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि जब आप कभी सत्ता से बाहर होंगे, सत्ता किसी की परमानेंट नहीं है, तो जांच होगी और कड़ी सजा दी जाएगी, उसका ये प्रभाव है। अब 2 चीज बोला है शाही जी ने, झूठ, आरक्षण निकाय चुनाव का, मध्य प्रदेश का जो निकाय चुनाव हुआ वो भी आरक्षण उसमें नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने लिस्ट बनाई थी निकाय चुनाव की, उसमें भी आरक्षण नहीं दिया गया था। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण देके चुनाव करिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण के लिए सीमाएं लागी उसको करिए। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि अब तक 30 लेटरल में 30 नियुक्तियां हुई हैं। 2018 के बाद से अब तक 200 भर्तियां भारतीय जनता पार्टी सरकार लेटरल एंट्री के द्वारा कर चुकी है। और जो समस्या आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, लेटरल एंट्री की जो भर्ती होती थी विशेषज्ञ के रूप में मंत्रियों के साथ जुड़े या विभागों के साथ जुड़े लोगों की होती थी, उनको यूपीएससी वाली कैटेगरी में नहीं दिया जाता था। जो क्लियरिटी बार वीरप्पा मोइली जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने जो अब की नियुक्तियां निकाली थी 45 यूपीएससी की कैडर में थी, जबकि आईएएस और आईपीएस की 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं। जो 2,500 पद खाली पड़े हुए हैं, ये इसी बहाने 45 पद निकालने के बाद वो 2,500 पद भी भरते इसी से, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। तो ये 300 नहीं, 30 नहीं थी साहब, 200 और हम एक जो रविंद्र जी कुल मिला के कह रहे हैं, आप अपने लोगों को यानी टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों को भरने की कोशिश। ये 200 लोगों को जो इन्होंने भर्ती किया है, हाँ। उन्होंने भारत के निर्माण में क्या सहयोग किया इनको बताना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार सदन में मुद्दा गूंजेगा। जी धन्यवाद। शाही जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आलोक जी। भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हुए हम भर्तियां करेंगे। कांग्रेस के नंदन नीलकेणी जी और मनमोहन सिंह जी क्या थे, दरबारी थे, तो भर्ती ये कर सकते हैं। अखिलेश यादव अपने लोगों को नियुक्ति कर सकते हैं।
साइकिल का ठेका से लेकर प्रधानमंत्री जी ओएसडी तक बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी को बोल दूं और ये झूठ की बात करते हैं। वरुण जी एक मिनट वो रविंद्र जी की बात का जवाब दे रहे ना, आप बीच में सर पूछ रहे हैं, 1 मिनट अभी आलोक जी बोलने लगेंगे, 1 मिनट रुक जाइए ना। आयोग का जो गठन हुआ उसमें के बारे में दरबारी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के बाद की बात होती थी, और भर्ती करेंगे। ये दरबारी थे जिसको भर्ती किया इन्होंने, हमारे लोग भी जाएंगे। मैं चाहता हूं इंतजार करिए। नहीं एक मिनट सबका करेंगे। शाही जी आप क्या कह रहे हैं, हम अपने लोगों की भर्ती करेंगे? मतलब हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है हम उस पद पर उस लायक है तो भर्ती होगी, क्यों नहीं होगी भाई? मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? कहना चाह रहे हैं क्राइटेरिया जो उसकी क्राइटेरिया है, 40 साल होना चाहिए, 15 साल का अनुभव होना चाहिए, इंटरव्यू उसको क्रैक करना है। कह रहे हो कि भाई जो हमारे लोग होंगे उनकी ही भर्ती होगी, फिर काबिलियत का पैमाना कहां हुआ? काबिलियत हुआ ना, वो हमारे वहां लोग नहीं है क्या? ये राहुल गांधी की तरह झूठ बोलेंगे? नहीं, राहुल गांधी की बात कहां से आ गई? बात तो आप तो ये कह रहे हैं हम अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। नहीं, कांग्रेस के लोगों ने किया है भाई, हम तो खुल के कह रहे हैं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अपने लोगों को है। अगर काबिलियत के आधार पर आलोक जी बेहतर हों तो फिर आप मतलब आलोक जी बेहतर है, आलोक जी का समर्थन हमको है तो हम करना चाहिए हमको। अच्छा, मतलब जो समर्थन करेगा आप उसी को भर्ती करोगे? काबिलियत अगर आलोक जी के पास है तो आलोक जी आएंगे। मतलब जिसको जो आपको समर्थन करेगा उसी की भर्ती होगी? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? ये कौन सी, देखिए ये सब लफाजी की बात हम नहीं करेंगे। पहले कांग्रेसी चपरासी से लेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय तक कोई सेवा दल का है, तो अपने का पैमाना क्या होगा आपका शाही जी? रिश्तेदार है, कोई वहां जो है कमलनाथ का चेला है, कोई राहुल गांधी के घर पे खाना बनाता है, कोई संजय गांधी का चप्पल उठाता है, सारे भर्ती हुए थे। वरुण मिश्रा वो ये कह रहे हैं जल्दी फिर आलोक जी आ रहा हूं, बड़ा एंगल मोड़ दिया शाही जी ने पूरी डिबेट का। वो ये कह रहे हैं कि जब आप करते हैं तो हम भी करेंगे, खुलकर बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हाँ बोले ना, तो देश की जनता देख रही है, वो तो इनको कदे फेंकेगी। जैसे अभी 24 में किसी तरह बैसाखी पर आए, अगली बार वेंटिलेटर पे जाएंगे, उसमें क्या है? ये चोरी और सीना जोरी की जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन है जनता इनको देख रही है और जनता जवाब देगी इनको। लोकतंत्र में तो उदाहरण दिया कहीं आपके घर के, वो जवाब देगी इनको निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। आलोक जी मैं इनकी तरह फालतू बात नहीं करूंगा। इनको तो कई नेता होते हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन शाही जी खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे क्यों नहीं करें? अगर जो हमारे सहयोगी है, जो हमें समर्थन करेंगे, उनको पहले भर्ती करेंगे। एक मिनट आलोक जी। तिलक जी, ये बदली भाजपा है, तुम्हें शाही जी को बधाई 240 इसीलिए तो आई थी इनकी, इनके लिए बदनामी थी कि इनके लिए झंडा उठाया आदमी, इनके लिए ताजपट्टा उठाए, इनके लिए टीवी में गाड़ी खाए, उसके बाद उसके लिए कुछ नहीं करते थे। कम से कम ये बदली हुई भाजपा है, ये कहने की हिम्मत तो कह रही है कि जो हमारी विचारधारा है, योग्यता की बात नहीं, वो अगर हिंदुत्व की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, जाए तो नहीं समझते राष्ट्रीय शाही जी को। अगर गलत सोसाइटी को आप तो कीजिएगा, तो पूरे भाजपा का वैचारिक धरातल है, अगर उस वैचारिक धरातल का वो समर्थक है तो भारतीय जनता पार्टी से एडजस्ट करेगी। वैसे ही यह समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम यादव है तो सबसे पहले उससे सिलेक्शन करती है। एक राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष बने थे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उन्हें उनके समय में सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसी समय हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जिसमें इंटरव्यू में जनरल को 80 नंबर, उस समय 200 को होता था, और ओबीसी को 120 नंबर इंटरव्यू दिया जाता है, क्योंकि पता है कि इंटरव्यू में क्लेम नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी को ये भी तो साबित हो गया कि भैया जो ये बात आरक्षण विरोधी वाली बात कह रहे थे, सरकार उसको लेकर गंभीर है। कुल मिलाकर एक मैसेज ये भी तो गया, मेरी बात पूरी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने जो खेल खेला अपने कैडर को भरने के लिए यूपीएससी में 40 नंबर ज्यादा दिए, ये समाजवादी पार्टी का है, और उसमें कोई केस नहीं हो सकता। नहीं, वो तो चैलेंज कर रहे रविंद्र जी, कह रहे लिस्ट दिखा दो। रविंद्र जी यही बात कह रहे थे, वो कह रहे लिस्ट दिखा दो, वो कह रहे कि कोई यादवों की भर्ती नहीं हुई। खाली लिस्ट दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यह भी कह रहा हूँ कि 7 साल से सरकार है, ये जांच आयोग बैठा दे, सीबीआई इंक्वायरी कर दे, और सारे जगहों पे जहां लोगों ने भर्ती किया है
उस लिस्ट को सार्वजनिक कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर एक बार प्रूव होगा कि ये झूठ बोलते हैं और जनता इनसे पहले जान चुकी है कि एक बार फिर की बात की अलग इंटरव्यू में किस तरह मैनेज करती थी समाजवादी पार्टी। 40 नंबर ज्यादा मिलता था ओबीसी का। आलोक जी, आप ऐसे कह रहे हैं आप खुद पीड़ित हैं। मैं सेक्रेटरी रहता था, आप पीड़ित हैं। कंपेयर करता था भाई, तो मैं पीड़ित नहीं था। फिलहाल जी मैं उस समय स्टूडेंट था जब ये अपने साथ काम करते थे इंटरव्यू में। ठीक, रविंद्र जी जल्दी से फिर मैं आलोक आनंद जी और शाही जी आपके पास। रविंद्र जी जवाब दीजिए आलोक जी की बात का। जो भी आलोक जी ने कहा है ये इनका विषय नहीं होके वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इनको शिकायत लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए और उस पर हाई लेवल इंक्वायरी तक करा देनी चाहिए। हाई लेवल इंक्वायरी अगर तक हो जाएगी तो हाई लेवल इंक्वायरी से जो परिणाम आएंगे वो पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है कि आलोक जी बोल रहे हैं और 7 साल में ऐसा नहीं करने का कारण क्या होता है। अगर ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो निश्चित रूप से इन बातों में दम नहीं है। और अभी मैं चुनौती देता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो अभी 3 साल बचा हुआ तो यह करके दिखा दे, करके दिखाने का परिणाम इनको 27 में मिल जाए। सरकार का जब याद देंगे तो मैं इसी सरकार को डाल दूंगा, भारत सरकार का। तो भारत सरकार से अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल की भर्ती हुई, ओबीसी और एसटी समाज के लोग गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और ओबीसी को इंटरव्यू में प्रिंसिपल में एसटी में नंबर देते थे और जनरल को नंबर ज्यादा दिए गए। ये मैटर भी न्यायालय में नहीं टिका, जस्टिस इस्माइल नहीं टिका। 5 साल तक 5 साल तक अखिलेश मोदी ने काम नहीं किया, वो भी नहीं टिका। तो सरकारें अपने काडर को एडजस्ट करने के लिए अपने उसके लिए करती रही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आज मैंने पहली बार मतलब शाही जी जो बात कह रहे हैं इसमें गलत क्या है? रविंद्र जल्दी से फिर कि भाई अपने लोगों को एडजस्ट करने वाली बात है तो फिर सबने किया, उसमें कौन पीछे रहा? मैं फिर सहमत हूं इस बात और से। आपकी सरकार में तो सबसे ज्यादा आरोप लगे कि भैया आपने जो है एक ही जाति को जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित किया और तब आप ओबीसी और पीडीए का फॉर्मूला ही भूल जाते थे। चलिए इसका कर देने से ऐसा हुआ कि कम से कम बगल के राज्य में एक यादव मुख्यमंत्री बना, हमारे रास्ते पे भारतीय जनता अच्छा, ये पार्टी क्रेडिट भी आपको चाहिए? हाँ, ये क्रेडिट भी हमको ही चाहिए। अब अच्छा, मैं बता रहा ये भी चाहिए। फिर दूसरा ये है हाँ। कि अगर इनको इस पे ऑब्जेक्शन है कि यादवों की भर्ती हुई तो एक PIL लेके चले जाए, SLP लेके चले जाए, वो दिक्कत नहीं है। हाँ। बात यहाँ पर आती शायद है। फाइनल कमेंट आपका। कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई ये जो आपका नारा होता था कि अब की बार मजबूत सरकार, ये कह रहे हैं अब की बार मजबूर सरकार। मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ 1984 से लेकर 2014 तक इनके पास 240 आया हो कभी तो बता दे। चैलेंज करके कहता हूं, हमारी तो तीसरी बार में 240 है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस बेशरम हो गए हैं लोग, तो ये बेशरमों की तरह कहेंगे उसमें मुझे नहीं जाना। लेकिन 4 फैसले पुनर्विचार। आप सुनिए ना, मैं एक बात और कह रहा हूं। विमल जालान ICICI बोर्ड के चेयरमैन थे जिसको सरकार ने लेटरल एंट्री से उनको रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाया था। किसने बनाया था? मंतोष गांधी सोंधी को भारी उद्योग में इंदिरा जी ने बनाया था, बोकारो स्टील प्लांट में वो थे मैनेजर। NTPC के संस्थापक चेयरमैन DV कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे। BSc RB शाही ऊर्जा सचिव रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को NDDB का चेयरमैन बनाया। हिंदुस्तान लीवर के पूर्व चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का प्रमुख बनाया। अभी और भी नाम है, समय नहीं है अपने पास। तो उस समय कौन सा आरक्षण ये लोग दे रहे थे, जरा बता दीजिए। और तीसरी बात, फाइनल कमेंट आपका शाही। रविंद्र भाई जो कह रहे थे, अग्निवीर योजना को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि आपके TDP, JDU, LJP तीनों विरोध जता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध जता रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो क्या हमारे सहयोगी अगर कोई विरोध कर रहा है तो हम उस पर विचार करते थे, पहले भी, आज भी कर रहे हैं। NDA की सरकार थी, वो अग्निवीर योजना को लेकर कह रहे हैं। कोई कहे अग्निवीर योजना का किसने विरोध कर दिया? नहीं, TDP और JDU तो खुलकर इस बात को लेकर कह चुके हैं। नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया है और अभी हम उस पर कोई ऐसा नहीं माहौल ना बनाया जाए। अच्छा ठीक। 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती हुई थी। इटावा के से लेके और मैनपुरी के कितने यादव भर्ती हुए हैं, आप आपके पास प्रूफ है, सूत्र है, पता कर लीजिए। और चिट्ठी और पर्ची पर भर्ती होती थी यादवों की।
अनिल यादव थे चेयरमैन, उनको हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया। हाँ। कितने यादवों की वो भर्ती तो की स्पेशलिस्ट थे। यहाँ पर रविंद्र सिंह लिस्ट मांग रहे हैं ना, लिस्ट मैं देता हूँ, अगला डिबेट रख लीजिएगा, नाम मैं गिनाऊंगा एक एक। अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं आप कुल मिला के? जी चैलेंज कबूल है रविंद्र जी? फिर कार्यक्रम वाइंड अप करें। वो कह रहे हैं कि चैलेंज है मेरा, लिस्ट में लेकर आऊंगा। ये चुनौती मुख्यमंत्री जी को सदन में दिया गया था, विधानसभा के नहीं पूरा कर पाए तो शाही जी पूरा कर रहे हैं ना, आप उधर की बात इधर मत करिए ना। वो कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहा हूं, कबूल है तो बताइए। आप कबूल करिए, फिर हम डिबेट का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बोलिए। हम कबूल करते हैं और शाही जी को अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बना देते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री वाली बात कहां से आई? वो कह रहे हैं कि मैं लिस्ट दिखाता हूं ना कि कितने यादवों की भर्ती की है आपने। आप दिखाना चाहिए ना, अब तक 7 साल से क्यों नहीं दिखा पाया? अब से आप दिखा दें। शाही जी कह रहे हैं, शाही जी दिखाएंगे ना आप? एकदम मत कह तो रहा हूँ मैं, 12 से 17 के बीच में पर्चियों पर भर्ती हुई है सभी सिपाहियों को आप लिस्ट निकलवा लीजिए। सभी सिपाही कितने यादव भर्ती हुए, कितने आप बताइए, लिस्ट तो आप कह रहे थे ना निकालेंगे। खुला जो है मुसलमानों की भर्ती, खुला यादवों की भर्ती, तीसरे किसी की भर्ती नहीं। हाँ, लिस्ट कब आएगी ये तो पूछिए। वो लिस्ट मांग रहे हैं शाही जी, वो लिस्ट मांग रहे हैं। हाँ लिस्ट हम दिखाएंगे, लिस्ट मैं कह तो रहे हैं, हम दिखाएंगे लिस्ट इसको। चलिए ठीक है, ये हरियाणा थारी कथा है, कभी खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाही जी, आलोक जी, रविंद्र जी, वरुण जी। तो ये सियासत है और सियासत में ऐसे दाव पेच आजमाए जाते हैं, लेकिन मसला यहां पर सीधे तौर पर सरकार के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें एक संदेश भी है, क्योंकि चुनाव चौखट पर है 4 राज्यों में, और ऐसे में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, क्या उसे ही धराशायी करने की कोशिश सरकार ने की है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।